पहले चरण की 12 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। बची हुई 13 सीटें हैं जिन पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की जिन सीटों पर सबकी नजरें, उनमें से एक है बांसवाड़ा डूंगरपुर की लोकसभा सीट। दक्षिणी हिस्से में राजस्थान की सीट आती है। पिछले कुछ वर्षों में खूब राजनीतिक हलचल यहां देखी जा रही है। आदिवासी बहुल इलाका है, लिहाजा पहचान की राजनीति भी यहाँ पर अब तेज है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट को हॉट सीट बना दिया गया है। आखिर बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट पर क्यों सबकी नजर है? क्या यहाँ का जातीयत राजनीतिगत समीकरण है? इसी पर देखिए एनडीटीवी की रिपोर्ट। राजस्थान के बाकी हिस्सों की तरह आदिवासी बहुल इलाके बांसवाड़ा डूंगरपुर की जमीन बहुत रेतीली नहीं है। बांसवाड़ा पहाड़ और द्वीपों से घिरा हुआ है, इसलिए मौसम में तपिश कम है, लेकिन राजनीतिक पारा हाई है। और इस सीट को हॉट सीट बनाने वाली दो नाम है। दूसरी बार विधायक बने 31 साल के राजकुमार रोड और 4 दशकों से इस इलाके की राजनीति में दमखम दिखाने वाले महेंद्रजीत मालवीय। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जहां इस अंचल के सबसे दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, वहीं नई नवेली भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत अब आदिवासी अस्मिता की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। आदिवासी पार्टी के बढ़ते प्रभाव ने इलाके में राजनीति की नई बिसात बिछा दी है। राजकुमार रोत प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे हैं और अब संसद जाने की तैयारी कर रहे हैं। रोत आदिवासी अस्मिता इलाके की उपेक्षा की बात अपनी सभाओं में प्रमुखता से उठाते हैं। कांग्रेस ने भले ही आदिवासी पार्टी को समर्थन कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन वापस न लेने की वजह से ईवीएम पर कांग्रेस का निशान भी है। ऐसे में गठबंधन को बांधे रखना राजकुमार रोत के लिए एक चुनौती है, हालांकि वो ऐसा नहीं मानते। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, जनता मेरे साथ है। मेरे से ज्यादा कार्यकर्ता जनता एनडीए के तहत जो जुड़े हुए हैं, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, बीएपी के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर जो भी क्षेत्रीय छोटी पार्टियां थी वो सारे लोग दिल से लगे हुए। ओरिजिनल कांग्रेसी लोग हमारे साथ आए हैं। कुछ डुप्लीकेट थे, इक्का दुक्का ही रहे, जो दिन में कांग्रेस कहते हैं रात को बीजेपी करते हैं, ऐसे लोग उनके साथ हैं। उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। जनता समझदार है, जनता चुन चुन के देखेगी चिन्ह और चुन चुन के घर पे बिठाएगी उनको। एक ऐसा इतिहास बनाना चाह रहे हैं हम लोग कि ऐसे लीडर इस लेवल पे आने के बाद जिस तरह से उल्टे सीधे कमेंट करके भ्रष्टाचार करके पार्टी में इधर उधर हो जाते हैं, तो हम लोग ये है कि मालवीय जी को हराना, ये बात तो है, लेकिन इससे बड़ा उद्देश्य ये है कि ऐसी हार दिखानी है ताकि आने वाले समय में किसी भी पार्टी का इस तरह का लीडर इस तरह की हरकतें नहीं करे। कितनी उम्मीद है आपको, और बाकी सीटों पे जहां पे भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन सीटों को लेकर के क्या फीडबैक है? बहुत शानदार फीडबैक है, यहाँ पर 100% श्योर जीतेंगे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के गठबंधन में हुई गफलत का फायदा उठाने की जुगत में है। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे मालवीय कार्यकर्ताओं को जानते हैं। राजनीति हलकों में ये चर्चा है कि बीएपी से गठबंधन के बाद कांग्रेस का एक बड़ा समूह अंदर ही अंदर उनकी मदद कर रहा है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गए और वो इससे इनकार भी नहीं करते। गठबंधन होने से तो मुझे फायदा हुआ कि एक तरह से 60-40 हो गया। 60% कांग्रेसी मेरे साथ हो गया, क्योंकि वो बाप एक ऐसी पार्टी है जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, और वैसे तो सामान्य वर्ग तो उसको देखना भी नहीं पसंद करता। तो जितने भी कांग्रेस के जो सच्चे कांग्रेसी थे, उन्होंने तो कह दिया हम तो महेंद्र मालवीय के साथ जा रहे हैं, और इसलिए 6 प्रधान, 1 जिला प्रमुख, 150 के आसपास सरपंच, 100 के आसपास डायरेक्टर और हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता सब भाजपा में आ गए। तो मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं कोई। और देखो, अगर दिक्कत होती तो कोई ना कोई पेपरबाजी होती, विरोध होता, कुछ न कुछ तो होता। बल्कि भाजपा भी बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि भाजपा का नुकसान मैं ही करता था। जब नुकसान करने वाला ही घर में आ गया तो बात खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों नेताओं की लड़ाई को और दिलचस्प बना रहे हैं अरविंद डामोर।
अरविंद को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आदिवासी पार्टी से गठबंधन के फैसले के बाद उन्होंने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया और अब कांग्रेस के ही सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो अब चुनाव को कांग्रेस के आत्मसम्मान बचाने की लड़ाई बता रहे हैं। कांग्रेस का जो सिंबल है वो एक आत्मा है कांग्रेस की, और जिसके साथ कांग्रेस का सिंबल है कांग्रेस पूरी उसके साथ में है। और नेता जो है नेताओं को कार्यकर्ता बनाता है, और कार्यकर्ता की टीम मेरे साथ में है। नेताओं की आवश्यकता नहीं है मुझे, मेरे पास कार्यकर्ताओं की टीम है जो अपने अपने फील्ड में सब लगी हुई है, और इसका रिजल्ट जो भी होगा अच्छा शानदार होगा। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या कुछ बताते हैं आप लोगों को जब जाते हैं फील्ड में? तो मेरा एक ही मुद्दा है जो बहुत ही ज्वलनशील है। सभी लोग आरक्षण के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, कोई इस चीज़ को लेकर चल रहा है, कोई उस चीज़ को। मेरे पास सबसे बढ़िया मुद्दा यही है कि मैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रोजगार पैदा करना है। रेलवे तो है ही है, रेलवे तो आ ही रहा है, रेलवे तो कांग्रेस सरकार की ही देन है। और जब बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि रेलवे हम लाएंगे, रेलवे तो कांग्रेस सरकार पहले ही 2012 में ला चुकी है। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने इसका उद्घाटन कर चुकी है, और वो रेलवे का काम चालू ही है। रोजगार है हमारे सबसे बड़ा। उद्घाटन तो कहाँ ही हो पाया, शिलान्यास हुआ था बस। हो गया ना सब, हाँ शिलान्यास हुआ, लेकिन वो चालू है काम उसका, वो रेलवे का काम चालू ही है। बांसवाड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ 22,438 वोटर हैं। इनमें 11,10,876 पुरुष और 10,89,540 महिला वोटर हैं। तो इनमें से 2 सीटें बीजेपी के पास हैं, कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं और भारत आदिवासी पार्टी के पास 1 सीट है। अगर इस क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 14 लाख आदिवासी वोटर हैं, 3,17,000 ओबीसी वोटर, 1,67,000 सामान्य वर्ग के वोटर हैं, 1,36,000 मुस्लिम और जैन वोटर हैं। चुनावी समीकरण और बयानबाजी के बीच जनता के जरूरी मुद्दे लगभग गौण हैं। बांसवाड़ा में लोग पानी की कमी, बिजली की समस्या, सड़कों की दुर्दशा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से परेशान हैं। लंबे समय से रेल सेवा का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी ने वनवासी कल्याण परिषद के सहारे इलाके में पहुंच मजबूत की है। वहीं ईसाई मिशनरियों ने भी इलाके में दस्तक दी है। इन सब के बीच कुपोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के आंकड़े इलाके के पिछड़ेपन की गवाही देते हैं। हम इस वक्त बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में हैं और हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए कुछ महिलाएं हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अपनी समस्याएं जो है इनके इलाके में वो क्या कुछ हैं, और जब आप वोट देने जाएंगी क्या सोच करके वोट देंगी, आपके लिए आपके इलाके में समस्याएं क्या हैं? हमारे इलाके में एक तो रोड की समस्या है, बहुत दूर पैदल जाना पड़ता, फिर मेन रोड आता 1-2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता। एसटीसी कर रखी, बीएड कर रखी है, तो ये वाले भी अब इतनी पढ़ के भी फिर ये पलायन जाना पड़ता है, काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो हम ताकि ये सोचे कि हमारे ये कुशलगढ़ में कुछ ना कुछ तो खोल ले ताकि हम यहीं कर सकते काम। अभी गांव में जाके देखो तो किसी के घर में बहुत सारे, खाई 1-2 ही लोग रहे और बच्चे छोटे छोटे, बस वही सारे के सारे गुजरात गए हुए लोग नहीं है घर अभी, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, बारिश होती है तभी खेतीबाड़ी होती है और अभी तो कुछ नहीं है, सूखा एरिया है बिल्कुल। तो सबके सब लोग काम पे गुजरात पे गए हुए, कोई भी घर नहीं है, किसी घर में तो ताला लगा के भी चले गए। क्या क्या समस्याएं हैं आपके इलाके की? सर एक तो देखो, फर्स्ट बात तो हमारे बिजली की कमी, दूसरी बात रोड भी सही ढंग से हमारे बने नहीं है। रोड बने हैं, बाकी वो मतलब साल भर 2 साल भर के लिए रहा और टूट गया। आज लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। क्या क्या समस्याएं हैं आपके इलाके की? इलाके एयरपम्प नहीं लग रहे हैं, रोड की सड़कों की कमियां हैं, जो रोजगार गारंटी गई पता ही नहीं उनका भी कहाँ है, तालाब भी नहीं बन रहे हैं, ऐसी की समस्या पानी की है। हाँ, रोड है, एयरपम्प नहीं है, मकानों के नहीं है, नरेगा का पेमेंट है वो भी नरेगा का पता ही नहीं है। स्थानीय स्तर पर यहाँ बांसवाड़ा की क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत सारी है। सबसे बड़ी तो ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रेन है नहीं, तो जो भी है
प्रोडक्शन यूनिट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और हर चीज़ महंगी मिलती है क्योंकि एक ही जरिया है, रोड बाय रोड ही सारा जो भी आवागमन है सामानों का वो होता है, तो वो सब महंगा ही है यहाँ पे। और दूसरा रोजगार का भी है, यहाँ रोजगार इतने हैं नहीं, तो लोगों को जाना पड़ता है बाहर, पलायन करना पड़ता है। कोई अहमदाबाद जा रहा है, कोई कहीं मजदूरी करने जा रहा है, लोग कुवैत जा रहे हैं। हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर से बहुत सारे लोग कुवैत जाते हैं, तो यहाँ समस्याएं तो बहुत सारी है। युवा हैं अपेक्षाकृत, आपको क्या लगता है स्थानीय स्तर पे वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको ध्यान में रख कर के आप वोट करेंगे? देखो, समस्या तो यूँ है कि हर जगह की अलग समस्या है। शहरों की देखी जाए तो यहाँ साफ़ सफाई, पार्किंग की, रोड की, अन्य कई समस्याएं। गाँवों की देखी जाए तो रोज़गार की समस्या है, क्योंकि रोज़गार नहीं मिल रहा है लोगों को, वहाँ बाहर जाना पड़ता है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ बांसवाड़ा के अंदर आप देखे जाओ तो गाँव में बहुत सारी समस्या है। वहाँ रोज़गार के लिए जैसे अहमदाबाद जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, वो रोज़गार का इशू है। दूसरा, अगर डेवलपमेंट का देखा जाए तो यहाँ ट्रेन की काफ़ी समय से मांग चल रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। दूसरी, जैसे पावर प्लांट यहाँ 10-15 साल से छन हुए हैं कि पावर प्लांट बनेंगे यूँ। अगर पावर प्लांट बनता है तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन 10 साल से 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक पावर प्लांट का कुछ कार्य आगे बढ़ा नहीं है। ग्रामीण स्तर पे क्या क्या समस्याएं हैं? खेती किसानी को लेकर क्या समस्याएं हैं? एक तो 6 महीना तक 6 घंटे तक तो लाइट कटी रहती है कभी कभार। उसके बाद यहाँ तो मड्डी है नहीं, धान मड्डी तो है नहीं, जो डायरेक्ट बढ़िया से देते हैं और बढ़िया अपने हिसाब से भाव रखता है। कभी अपन लेने जाए तो भी महंगा और देने जाओ तो सस्ता है। उसके बाद ये खाद आता है जैसे गवर्नमेंट से, उसका क्या कि कभी लैंप्स वाले लाते हैं, 1-2 ट्रेन ले आते, उसके बाद बेच देते, उसके बाद लाते नहीं, और लाते कोई मेन डीलर उनको दे देते, और वो बेच जो 270 या 80 रुपये में मिलता है कट्टा खाद का, उसको डायरेक्ट 400 रुपये भी लगाते, 500 भी लगाते, ऐसा भी करते। और DAP का 1300-1400 रुपये का, वो 1600, 1700, 1800 भी लगा देते। हाँ, इतना ऐसा करते हैं। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पानी की भी समस्याएं बहुत हैं किसान। कहीं पर है पानी निकल रहा, बोरिंग करने पर आ जाता, कहीं पर नहीं भी आता है, कहीं पीने के भी लाले हैं। राजकुमार रोत शिक्षा व्यवस्था सुधारने और रोजगार दिलाने की बात करते हैं। हम लोग इस क्षेत्र के अंदर आने वाले समय में एजुकेशन जो सबसे बेस्ट, किसी भी एरिया, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी व्यक्ति का डेवलप का पहला पहलू जो होता है एजुकेशन पे मैंने 84 में काम किया, और आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में, जैसे कि मैडम साथ में है हमारे, उधर बामणी जी साथ में, सभी लीडर मिलके एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। जिस तरह से हमारे यहाँ से पलायन होकर गुजरात जा रहे हैं लोग, पूरा परिवार जा रहा है, इस चीज को रोकने के लिए हम अच्छा प्रोजेक्ट लाएंगे, एग्रीकल्चर में डेवलप कराएंगे, इन सारी चीजों को लेकर हम काम करेंगे। आप कह रहे हैं काम करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि वागड़ का कोई भी आदिवासी पार्टी का विधायक जो है वो वागड़ के विकास के लिए मुझसे नहीं मिला। तो आप विकास के लिए मिले नहीं, फिर विकास कैसे करेंगे? मैं एज ए भजनलाल जी के, तो भजनलाल जी का स्टेटमेंट समझू या मुख्यमंत्री का, अगर मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट समझू तो इस एक संवैधानिक पद पे इस तरह से बोलना, इतना झूठ बोलना। हम 3 बार मिले, पर्टिकुलर CMO जाके उनसे मिले, सार्वजनिक मिले, विधानसभा मिले, अलग बात है, पर्टिकुलर CMO में जाके मिले हैं। और CMO में एक चीज का रिकॉर्ड होता है कि कौन सा आदमी कितनी बार गया। CMO में रिकॉर्ड मिल जाएगा कि राजकुमार रोत भजनलाल जी से कितनी बार मिला। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी प्रधानमंत्री के हवाले से इलाके की तस्वीर बदलने की गारंटी देते हैं। आप बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर हैं, आपने सारी चीज़ें देखी। मैं कई लोगों से बात करके आया, लोग अभी भी पानी की समस्या, बिजली की समस्या और बाकी जो मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो पूरा इलाका है वो मूलभूत सुविधाओं में काफ़ी पीछे है, खासतौर पे कुपोषण से जुड़े हुए जब आंकड़े आते हैं तो वो इसकी गवाही देते हैं। क्या करेंगे सर, आपके पास क्या रोड मैप है अब? देखो, बांसवाड़ा जैसा जिला राजस्थान में गंगानगर और कोटा, इसके मुकाबले का ये जिला है। यहाँ पर न तो कुपोषण है, न कोई पानी की कमी है, न कोई खाने की कमी है। नहीं सर, कुपोषण तो है, उसके आंकड़े अभी तुरंत आए हैं सर, पोषण ट्रैकर के। सरकार 25 किलो गेहूं मुफ्त में दे रही है, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाओ तो दूध दे रही है, खाने का प्रबंध कर रही है। इसके बाद तो कोई करोड़पति भी आदमी है ना, उसके घर पे टीबी हो जाए तो इसको कुपोषण कहेंगे? तो बीमारी है, होगा खाने पीने की कमी की वजह से या सरकार की कोई नेग्लिजेंसी की वजह से कुपोषण है, ऐसा नहीं। डूंगरपुर में दिक्कत है क्योंकि नॉन कमांड क्षेत्र है। तभी तो मैंने अभी स्पीच में कहा है कि कहीं से भी इन 3 विधानसभा क्षेत्र का हम पानी लेके जाएंगे।
और क्या प्राथमिकताएं होंगी? आप तो मंचों से दावा कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है, 400 पार होने वाला है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर सारी चीजें आपके अनुकूल होती हैं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को क्या कुछ मिलने वाला है? रेल लाएंगे, अभी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, मैंने बोला थोड़ी था या मैंने ज्ञापन थोड़ी दिया था। प्रधानमंत्री को सब चीज़ टिप्स हुए। मेरे मन में सड़क थी तो सड़क की बात करी, मेरे मन में पावर प्लांट था तो पावर प्लांट की बात करी, मेरे मन में उद्योग धंधे था तो उद्योग धंधे की बात की, रेल की बात थी तो रेल की बात करी। ये सब चीज़ प्रधानमंत्री जी के ध्यान में। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं यहाँ का लोकल हूँ। बाकी जरा उपचुनाव की बात कर ली, इसके उम्मीदवार का नाम ले लिया, मेरा नाम ले लिया। ऐसा लगता है कि बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर का चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। दोनों ही नेता अपने अपने वादों के जरिए जनता को साधने में जुटे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान के इस रण में जनता किसका साथ देगी और किसके वादों पर भरोसा करेगी। दक्षिणी राजस्थान का यह इलाका जब भी खबरों में आता है, बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से खबरों में आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन जैसे मुद्दे यहाँ गूंजते रहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त इनकी आहट कम सुनाई दे रही है। इनकी जगह पर आदिवासी अस्मिता, आत्मसम्मान और दबदबे की बात ज्यादा हो रही है। यूं कहें कि इस इलाके में पूरा चुनाव सिर्फ दिल्ली और संसद पहुंचने का नहीं, बल्कि आदिवासी वोट बैंक के सरदारी का भी चुनाव है। अब देखना है कि 4 तारीख को जब परिणाम आते हैं तो इलाके का असली सरदार कौन होता है। कैमरा सहयोगी जसराज के साथ बांसवाड़ा से सोमू आनंद, NDTV।